देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी का जाति आधारित पार्टी है, तो उससे आगे कोई एजेंडा ही नहीं हो सकता। और वर्मा समाज के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और सरकार में हिस्सा हैं। विधानसभा में वर्मा समाज के लोग हैं, लोकसभा में है, केंद्र की सरकार में है, राज्य की सरकार में है। तो उनके पास सिर्फ जातीय जो समीकरण है, वही एक एजेंडा है, वही उनका प्रोपोगंडा भी कहेंगे हम। बाकी कुछ नहीं है समाजवादी तो क्या पार्टी। जातीय समीकरण प्रभाव नहीं डालेगा? जातीय समीकरण प्रभाव तब डालता है जब हमारे पास वर्मा की कमी होती, वर्मा विधायक की कमी होती। तो हेलीकॉप्टर से वो आए थे, ये आप सबको भी मालूम होगा। और 4-5 जनसभाएं वो हेलीकॉप्टर से किए थे। तो हेलीकॉप्टर कितनी स्पीड में चलता है आप समझ सकते हैं कि वो घंटों में कई सौ किलोमीटर की यात्रा करता है। तो उसी हेलीकॉप्टर की स्पीड में आए, एक्सीडेंट की तरह से वो चुनाव जीते गोंडा में लोकसभा, और उसके बाद चले गए और फिर लौट के वो इधर। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव करीब है और आज हम हैं गोंडा जिले में, जहां पर 20 मई को मतदान होना है। गोंडा जिले में आज हम पहुंचे हैं। एक हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश संगठन में कार्यरत हैं दयाशंकर ओझा जी, और जिनका पैतृक निवास कैसरगंज लोकसभा जनपद क्षेत्र में, जनपद गोंडा में है, और दिल्ली के उत्तर पूर्वी और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के चुनाव अभियान में ये लगे हैं। और आज ये हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार 400 पार, तो कैसे 400 पार होगी बीजेपी, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। ये बताइए, भाजपा जो बार बार ये दावा कर रही है कि इस बार अब की बार 400 पार, कैसे संभव होगा ये? देखिए, अब की बार 400 पार ऐसे संभव होगा कि 359 सीट्स हमारे पास पहले ही थी और लगभग 400 सीटों के साथ सरकार माननीय मोदी जी ने चलाया है, जिसका कई बार एक्सप्लेनेशन भी माननीय मोदी जी ने दिया है। तो इसलिए, और जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जमीन और जनता दोनों चीज़ें नहीं है, और जनता का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है मोदी जी में। उसी के बेसिस पे हम लोग, और अब मोदी जी की योजनाओं के बेसिस पे, उनके जन कल्याणकारी नीतियों की बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। अच्छा, यहाँ विपक्ष द्वारा बराबर हमला किया जा रहा है, रोजगार के बारे में बातें की जा रही हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। क्या आपका मानना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? वाकई में बेरोजगार हैं लोग? देखिए, रोजगार के विषय पर आपने या हम सब ने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने लगातार रोजगार के लिए सर्टिफिकेट्स बांटे हैं। किसी दिन 75,000 हर महीने या हर छमाही तिमाही लगातार योजनाएं चल रही थी। उसके साथ साथ बिजनेस व्यापार को लगातार बूस्ट किया है उन्होंने, वो जनधन योजना के माध्यम से, अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से बिजनेस को बूस्ट किया है, स्मॉल इंडस्ट्री को भी बूस्ट किया है। तो इसलिए रोजगार को तो बढ़ाया है। रही बात जो जिन रोजगार की विपक्ष बात कर रहा है, विपक्ष एक्चुअली में बेरोजगार है, इसलिए वो दूसरे के रोजगार की बात कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक आप दिल्ली की राजनीति करते हैं और दिल्ली की राजनीति में और यहाँ गोंडा की राजनीति में फिलहाल अभी तो फर्क दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता गोंडा से ज्यादा जागरूक होगी। क्या अंतर लग रहा है आपको? देखिए, दिल्ली की जनता भी जागरूक है और गोंडा की भी जनता जागरूक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि गोंडा की जनता जागरूक ना होती तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व वाली, चाहे प्रदेश की सरकार है योगी जी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार, लगातार उसके साथ जुड़ के दिल्ली की तरह ही मजबूती से मतदान कर रही है और मजबूती से चुनाव जिता रही है। इसलिए दोनों में हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इवन ग्रामीण क्षेत्र में और बेटर, मतलब और अच्छा कहेंगे, प्रदर्शन कर रही भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीबों तक योजनाएं पहुंच रही हैं, वो पहले पहुंचती नहीं थी। पहले दिल्ली और दिल्ली से कहीं लखनऊ तक अटक के रह जाती थी, गांव नहीं उतरती थी। अच्छा, यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, मतलब गोंडा से रिलेटेड 2 लोकसभा सीटें हैं, एक कैसरगंज है और एक गोंडा है। गोंडा में अखिलेश यादव ने एक दांव खेला है, बर्मा बाहुल्य है। गोंडा लोकसभा क्षेत्र जो है बर्मा बाहुल्य है, और उसमें जो है एक वर्मा जाति के श्रेया वर्मा को टिकट दिया है। ऐसे में क्या गणित रहेगी आपकी? क्या देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी का जाति आधारित पार्टी है, तो उससे आगे कोई एजेंडा ही नहीं हो सकता। और वर्मा समाज के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और सरकार में हिस्सा हैं। विधानसभा में वर्मा समाज के लोग हैं, लोकसभा में है, केंद्र की सरकार में है, राज्य की सरकार में है। तो उनके पास सिर्फ जातीय जो समीकरण है, वही एक एजेंडा है, वही उनका प्रोपोगंडा भी कहेंगे हम।
बाकी कुछ नहीं है समाजवादी तो पार्टी। क्या जातीय समीकरण प्रभाव नहीं डालेगा? जातीय समीकरण प्रभाव तब डालता जब हमारे पास वर्मा की कमी होती, वर्मा विधायक की कमी होती, सांसद की कमी होती। उनके पास वर्मा, वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुद ही बनेंगे, और हमारे यहाँ हो सकता है किसी दिन वर्मा मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी में, या केंद्र की सरकार में वर्मा मंत्री हैं, वर्मा समाज के मंत्री हैं, राज्य की सरकार में वर्मा समाज के मंत्री हैं। ये कितने मंत्री बनाते हैं, कितने सांसद विधायक को टिकट देते हैं। ये तो जो टिकट दिए हैं वो कहते हैं नहीं कि दूसरे मंडल भी छोड़ करके, जैसे गोंडा में जो टिकट दिया है इन्होंने देपी पाटन, पूरे मंडल में इनको प्रत्याशी नहीं मिला, दूसरे मंडल के प्रत्याशी को लाके यहाँ उतारना पड़ा। ये स्थिति है समाजवादी पार्टी की। तो वो सिर्फ जाति तक ही सीमित है, और सिर्फ किसी जाति के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जाति के लोग भी अब अपना विकास चाहते हैं, और उनका विकास मोदी जी के नेतृत्व अच्छा, में। आज डिम्पल यादव आई थी, उन्होंने रोड शो किया है और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चेयरमैन से लेकर प्रधान तक दबाव डालते हैं और दबाव डालकर वोट ले लेते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, पूरे देश में चुनाव आयोग के नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और कोई एक व्यक्ति बताए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो खुद से दबाव अगर फील कर रहे हो, तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने आत्ममंथन की जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी को दबाव देके वोट ले रहा है या दे रहा है अभी वर्तमान स्थिति में। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फेयर एंड फेयर चुनाव हो रहा है और होगा भी। कोई दबाव नहीं है किसी के पास, सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से लोग मतदान करेंगे। उस इंडिपेंडेंट में मोदी जी के प्रति जो विश्वास है लोगों का, उसमें लोग दबाव फील कर रहे हैं। अपोनेंट जो है, अपोजिट पार्टियां जो है, इंडी गठबंधन है, तो उस दबाव को तो निरंतर फील कर रहे हैं, और उनका वो दबाव उनके ऊपर निरंतर बना भी रहेगा, जो स्थिति है वर्तमान में देश की। अच्छा, कैसरगंज लोकसभा की बात करते हैं, क्योंकि आपका घर भी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में है। कैसरगंज लोकसभा की सीट इस बार किधर जा रही, क्या मतलब क्या कितने वोटों से जीत रहे हैं आपके प्रत्याशी? कैसरगंज लोकसभा में शायद पिछली बार 2,75,000 से माननीय सांसद बृजभूषण जी जीते थे। हम लोगों को और कार्यकर्ताओं को और कैसरगंज की जनता का मानना है 2,75,000 का जो मार्जिन था उससे बड़े अंतर से होगा। अब वो कितना अंतर होगा ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उस अंतर से काफी डिफरेंस रहेगा चुनाव जीतने का अंतर। क्या करण भूषण सिंह बृजभूषण सिंह की तरह लाइट में आ पाएंगे, मतलब नेतागिरी में आगे बढ़ पाएंगे? करण भूषण सिंह आगे बढ़ गए, अब तो बढ़ना नहीं है। अब तो 4 जून को उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, क्योंकि आगे इसलिए बढ़ गए, करण भूषण भी लोगों से, युवाओं से निरंतर समाज में काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं। सांसद जी के आवास पर एक अच्छी व्यवस्था है, जिसका मैं एज ए कार्यकर्ता नहीं व्यक्तिगत तौर पे बोलूंगा कि बिश्नोहरपुर में सैटरडे संडे डेली, एवरी संडे सैटरडे, ये मैं बहुत छोटा था तब डिसाइड उन्होंने किया था कि मैं मिलूंगा, तो वो मिलते हैं। उनके लड़के तीनों चारों पॉइंट पर बैठे रहते हैं, युवाओं से युवाओं का मिलन होता है, सीनियर से सीनियर का मिलन होता है। इतना अच्छा मैनेजमेंट कहाँ है जनता के प्रति? तो जनता उन्हीं को इसीलिए चुनती है बार बार, और फिर चुनेगी। अच्छा, जब आप दिल्ली में कार्यरत हैं, दिल्ली प्रदेश संगठन में कार्यरत हैं, दिल्ली का जो इस बार का 7 सीटें, दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, उस पर लोग कह रहे हैं कि इस बार जो केजरीवाल को जेल किया गया, उनको अंदर किया गया, उसकी वजह से उनको सिंपैथी मिल रही, दिल्ली की जनता उसको सिंपैथी दे रही है। क्या देखिए, दिल्ली की तो स्थिति बड़ी विचित्र है। दिल्ली जैसे कुछ 20-21 दिन के लिए उनको पैरोल मिली केजरीवाल जी को, वो छूट के आए, 1-2 दिन मीडिया में बोले, और उसके बाद वो विलुप्त प्राणी की तरह खो गए। उसका रीजन है, अपने मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक महिला सांसद, उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद, उन्हीं के पर्सनल पीआरओ विभव कुमार ने उसके साथ अभद्रता की, मारपीट की, और अब वो विलुप्त प्राणी की तरह खो गए हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ये सब देख रही है ना, तो दिल्ली में कोई फर्क नहीं है। दिल्ली की 7 सीट अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, और 7 सीट के साथ साथ जो नई दिल्ली की सीट है वो माननीय सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, बांसुरी स्वराज जी। विशेष लगाव है जनता में उनका। और जैसे मनोज तिवारी जी उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं, उसमें भी पूर्वांचली वोटर या दिल्ली के वोटर जो हैं लगातार वो काम करते रहते हैं, बड़े भारी संख्या मतदान से वो, मतलब मतों से वो जीतेंगे। दोनों सीटों के साथ 7 सीटें हम जीत रहे हैं बहुत अच्छे मार्जिन से। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बन रहे हो, दिल्ली की 7 सीट हम तीसरी बार जीत रहे हैं। अच्छा, फिर से लौट के आते हैं गोंडा लोकसभा पर। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं श्रेया वर्मा, उनके दादाजी यहाँ पर लोकसभा
सांसद थे 2009 से और 14 तक कांग्रेस गवर्नमेंट में, और इस्पात मंत्री भी थे। उनको लोग शिलान्यास मंत्री भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई फैक्ट्रियों का जो है शिलान्यास किया, एमआईटी कॉलेज का शिलान्यास किया, लेकिन आज तक वो फैक्ट्रियां नहीं बनी। लेकिन श्रेया वर्मा को हम देखते हुए कई बार हमने सुना है, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यहाँ बाबूजी ने जितना काम करवा दिया था उतना किसी ने नहीं करवाया। मैं जहाँ जब कार से उतरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्हीं के रोड पे चलती हूँ। बाबूजी के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूंगा, वो जहाँ कहीं हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं भी गोंडा का निवासी हूँ, गोंडा में था जब चुनाव चल रहा था। उस बार भी लोकसभा जब बेनी बाबू चुनाव लड़ रहे थे तो हेलीकॉप्टर से वो आए थे, ये आप सबको भी मालूम होगा। और 4-5 जनसभाएं वो हेलीकॉप्टर से किए थे। तो हेलीकॉप्टर कितनी स्पीड में चलता है आप समझ सकते हैं कि वो घंटों में कई सौ किलोमीटर की यात्रा करता है। तो उसी हेलीकॉप्टर की स्पीड में आए, एक्सीडेंट की तरह से वो चुनाव जीते गोंडा में लोकसभा, और उसके बाद चले गए और फिर लौट के वो इधर एक बार शिलान्यास का पत्थर स्वयं बनवा के, व्यक्तिगत, बिना किसी योजना के, बिना किसी डीपीआर के, बिना कोई प्लानिंग के शिलान्यास पत्थर लगवा करके वो चले गए, फिर लौट के वो नहीं आए। तो वो ऐसे पत्थर तो कल दयाशंकर ओझा लगवा दे, कोई भी लगवा दे। वो इस्पात मंत्री थे, अगर पूरे 5 साल रहे, 5 साल में सिर्फ पत्थर लगा। इसी से आप डिसाइड कर लीजिए, जनता डिसाइड कर ले कि वो काम करना चाहते थे या पत्थर लगवाना चाहते थे। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? मेरे हिसाब से इस बार 400 पार। 400 पार में कितनी? 400 पार में, जैसे 400 पार में कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, मान लीजिए 400 पार होता है तो 450 हो जाएगा, 425 कितना होगा लगभग? 400 पार का मतलब यह है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी, ठीक है? तो हमारा मानना है कि 403 हो गई तो 400 पार, और 430 हो गई तो 400 पार। तो इसी से आप समझ लीजिए कि 400 पार तो है ही, ये निश्चित है। तो ये हमारे साथ से दयाशंकर ओझा जी, जो दिल्ली प्रदेश संगठन में कार्यरत हैं, और इनका बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी 400 पार ले जाएगी। अब देखना ये होगा कि आने वाली 4 तारीख को कितनी सीटें आती हैं, बीजेपी 400 पार जाती है या इनके दावे सही होते हैं या नहीं।